लिखो जरा हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ, ठीक है। और ये बेसिकली कुछ डेरिवेशंस हैं, क्या है, डेरिवेशंस हैं जिनको हम एप्लीकेशंस के अंदर पढ़ते हैं, जिनको हम एप्लीकेशंस के अंदर पढ़ते हैं। तो क्या एप्लीकेशन है गॉस लॉ की? सबसे पहली हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। ये डेरिवेशन हम करके देखेंगे। इधर ध्यान दो, पूरा मौका दो और बाद में उसके बाद में बता देना, ठीक है। जैसे मान लो ये एक वायर है, क्या है, इस पे चार्ज, क्या है इस वायर में, तो क्लियर है क्या, इस पे चार्ज, ठीक है। गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हुए मुझे इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या निकालनी है, कैसे निकाल। अब मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि गॉस लॉ जो है वो क्लोज सरफेस के लिए लगाया जा सकता है, ओपन सरफेस के लिए गॉस लॉ नहीं लग सकता। तो क्या करें भाई, हमने क्या काम किया, हम ऐसा करते हैं, इस वायर को एक सिलेंडर के अंदर रख देते हैं। बोलो क्या रख सकते हैं, क्या इस वायर को एक सिलेंडर के अंदर रख देते हैं। किसके अंदर रख देते हैं, सिलेंडर के अंदर। अब इनडायरेक्टली सोच के देखो, अगर मैं सिलेंडर का फ्लक्स निकाल दूं, सिलेंडर का क्या निकाल दूं, फ्लक्स, तो क्या इस वायर का भी फ्लक्स निकल जाएगा, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी इस वायर में से निकलेंगी, तो ऑब्वियसली बात है कि सारी की सारी किसमें से पास होंगी, सिलेंडर में से। हाँ ना बोलो यार, क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, ध्यान लगाया हमने। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ होना चाहिए, इसको तुम लोग समझ सकते हो बहुत छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे इस नोटबुक के एग्जाम्पल से मान लो, अगर मैं तुम्हें समझाऊं, जैसे मान लो ये एक वायर है, क्या है, वायर है, इधर चार्ज है और इधर भी चार्ज है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे निकलेगा और यहाँ से ऐसे निकलेगा, इधर से और इधर से कोई फील्ड, अरे बोलो क्लियर है क्या? अगर मान लो मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूं तो ये शीट बन जाएगी, इधर चार्ज है इधर चार्ज है, फील्ड ऐसे और फील्ड ऐसे, इधर से और इधर से कोई फील्ड नहीं आएगा। क्या मेरी बात तुम्हें समझ आई? अरे पक्की बात। तो अगर मैं ध्यान से देखूं और सोचूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होना चाहिए, यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर और यहाँ से भी होना चाहिए, इधर से और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, गॉस लॉ लगाने के लिए गॉस लॉ एरिया वेक्टर मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? एरिया वेक्टर। तो ऐसा करते हैं मेरे बच्चों के, एरिया वेक्टर ये मान लिया, ये बहुत छोटा सा एरिया मान लिया ds, क्या मान लिया, और इसका यूनिट वेक्टर मान लिया n के, यूनिट वेक्टर क्या मान लिया, बोलो क्लियर है क्या? ये मान लिया ds और इसका यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हो सकता था। अच्छा, ये ds भाई तुम इधर भी तो मान सकते थे, अगर इधर मानोगे तो n कैप इस तरफ हो जाएगा, अगर ds इधर मान लिया तो n कैप इस तरफ हो जाएगा, अगर ds इधर मान लिया तो n कैप इस तरफ हो जाएगा। बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? अरे क्योंकि ds तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम एरिया वेक्टर कहाँ मान रहे हैं, हम एरिया वेक्टर कहीं भी मान सकते थे। आया नहीं आया? अब ये देखो ध्यान से, जैसे ये सिलेंडर है, ये क्या है, इस सिलेंडर के दो पार्ट, एक तो ये एज और दूसरा ये क्या है, कर्व सरफेस है कि नहीं है? तो ऐसा करते हैं, अलग अलग करके इसका फ्लक्स निकालते हैं। पहले एज का निकाल लेते हैं, फिर किसका निकाल लेंगे। अरे बोलो क्लियर है क्या? उसके लिए ऐसा करो कि सिलेंडर की टोटल लेंथ L मान लो, सिलेंडर की टोटल लेंथ क्या मान लो, तो मैं समझ ही नहीं आया, आ गया? पक्की बात। तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे,
contribution of edges towards flux, edges का contribution flux के लिए, let it be phi1, कितनी एज है? 2, तो क्या होना चाहिए? 2 into में इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? 2 into में इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ऑफ, अरे बोलो आया नहीं आया? इसको ओपन करके सॉल्व करें तो 2 इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा, 2 इंटीग्रल ऑफ E ds थीटा की वैल्यू जरा दिमाग लगाओ, कितना डिग्री? 90 डिग्री हुई बेटे। 90 कैसे? देखो ये देखो, ये देखो E और M के बीच का एंगल, इधर भी देख ले, E और M के बीच का एंगल, क्या दोनों एजेस के लिए 90 डिग्री आ रहा है? तो थीटा की जगह क्या रखते हैं? 90 डिग्री। तो तुम्हारा ये हो गया 2 इंटीग्रल ऑफ E ds cos 90, और cos 90 क्या होता है? यानी कि एजेस फ्लक्स में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट, बोलो क्लियर है क्या? ऐसा करें। अब इसके बाद में कंट्रीब्यूशन किसका निकाल लें? कर्व सरफेस का। चलो इधर निकाल लें, ऐसे लिख दे, कंट्रीब्यूशन ऑफ कर्व सरफेस towards flux, contribution of curved surface towards flux। curved surface जो है हमारा वो है phi2 और इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। बोलो क्लियर है क्या? इसको अगर तुम ओपन करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा? E ds cos ऑफ 0 डिग्री। ध्यान से देखो, कर्व सरफेस के लिए E और M सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए थीटा कितना डिग्री बना? नहीं आया। E बाहर, अंदर रह गया इंटीग्रल ऑफ ds। बोलो क्लियर है? भाई कर्व सरफेस पे इतना सा एरिया ds है, तो पूरा कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई RH। अरे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई RH। तो ये बराबर में हो जाएगा E इंटू में 2 पाई R, और H की जगह क्या ले रखा है? L। अरे हाइट कितनी मानी है सिलेंडर की? L मानी है ना भाई, तो इंटू में 2 पाई RL हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स कितना निकला भाई? ये निकला E इंटू में 2 पाई RL। टोटल फ्लक्स कितना आ गया? E इंटू में 2 पाई RL। अब देखो, लेट कर लें, लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेट कर लेते हैं कि लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होती है भाई? कितना चार्ज है डिवाइड बाय लेंथ। तो Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? लैम्डा L। Q का फॉर्मूला क्या आ गया? अरे वो क्लियर है क्या? Q बराबर हो गया लैम्डा L। अब देखो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम गॉस लॉ, कौन सा लॉ? फ्रॉम गॉस लॉ टोटल फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? टोटल फ्लक्स क्या निकला तुम्हारा? E इंटू में, सही है। Q क्या आया? L ने L को कट आया नहीं आया? फटाक से करो।
को। उतार लिया क्या? 1 मिनट रिवाइज करो। मैं जरा सांस की करता हूँ। अगर उसको जैसे तो ऐसा होता है वायरल इन्फेक्शन एक बार हो जाए तो दोबारा होने का चांस कम होता है एंटीबॉडीज की वजह से। वो किसी और को कर सकता है, उसकी बॉडी में वायरस एक्टिव रह सकता है 15 दिन तक ऑलरेडी। दिक्कत उसको तब होगी जब वो उसी टाइप के वायरस से दोबारा इन्फेक्ट हो पर दोनों वायरस आपस में मिलते ना। फॉर एग्जाम्पल डेंगू है, डेंगू 3 तरीके के वायरस से होता है, तीनों से डेंगू होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक टाइप के वायरस से डेंगू मैं सही हो गया तो वो वायरस तो मुझे इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा डेंगू। अगर डेंगू का जो सेकंड टाइप का वायरस है उसने मुझे इन्फेक्ट कर दिया सब, तो मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज तो पहले से थी, मेरी बॉडी बहुत खतरनाक रिस्पॉन्स देगी उस वायरस को और फीवर चला जाएगा 104, 5, 6 बार। उस कंडीशन में बॉडी शॉक में चली जाती है, तुम बने नहीं ना इतने टेम्परेचर पे काम करने के लिए। ये वायरस आता है तो टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज होना बॉडी का पहला मैकेनिज्म होता है इन्फेक्शन रोकने का, क्योंकि बॉडी ये जानती है कि वायरस जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे डिवाइड होगा, इसलिए बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है ताकि वायरस की डिवीजन बंद हो जाए। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ह्यूमन बॉडी का टू एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन। इफ यू आर इन्फेक्टेड विद एनीथिंग हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जिस किसी भी इंजीनियर ने बनाया है हम रोबोट्स को बहुत अच्छे से बनाया, हर चीज़ का ध्यान रख के बनाया। और ये जैसे गाड़ी का एक मॉडल आता है वैसा नया मॉडल आता है, इसमें तो अपडेट की जरूरत नहीं है, अपने आप ही अपडेट होता है, अपने आप ही अपडेट होता है। ऐसा जेनेटिक मटेरियल डाल दिया है, इतने सारे जीन डाल रखे हैं डीएनए में कि किसी में कोई जीन एक्सप्रेस होता है, किसी में कोई जीन एक्सप्रेस, अपने आप म्यूटेशन आ रही है। तुम ये तो सोचना बंद कर दो कि तुम तुक्के में बने हुए प्राणी हो। इतना बढ़िया शरीर तुक्के में नहीं बन सकता, एक एक मैकेनिज्म को सोच समझ के बनाया। अभी तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी है, पता नहीं तुमने करी है नहीं करी। बाहर जब गर्मी पड़ती है तो हमें स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, होती है, लेकिन जब कभी भी हमें बुखार चढ़ता है हमें स्वेटिंग नहीं होती, जबकि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से पार करके 40 तक चला जाता है और तुम्हें स्वेटिंग नहीं, पसीने नहीं आता। दिमाग में एक थर्मोस्टेट भी लगा हुआ है। हाँ, रियलिटी में ब्रेन ऐसे ही काम करता है, वो भागता है कि स्थिति क्या चल रही है। और जब बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तैयार करती है ना किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो सबसे पहले वो थर्मोस्टेट ही बंद करती है बॉडी। दिमाग ही कर देता है, हाइपोथैलेमस करता है ये सारी कलाकारी में, क्योंकि अगर वो थर्मोस्टेट चालू रह गया तो शरीर का तापमान जैसे बढ़ेगा पसीना आएगा, तापमान डाउन, लड़ेगा कैसे बंदा इन्फेक्शन से। और तगड़ा सिस्टम बनाया है सर, जिसको तुम ईश्वर कहते हो मैं उसे इंजीनियर कहता हूँ। वो इंजीनियर जिसने हम रोबोट्स को बनाया तो है किसी, ऐसे थोड़ी तुक्के में बन गया कुछ। बायोलॉजी कहती है तुक्के में बन गए,
ऐसा बायो कहती है। पॉपरेन हेल्डेन की हाइपोथेसिस है। मैंने बायो पढ़ी है 12वीं क्लास का, मेरे को मालूम है बहुत अच्छे से। वो कहती है तुक्के में बनते हैं, मेरे को नहीं लगता इतना अच्छा बॉडी तुक्के में बन सकता है। बनाई है किसी ने, बनाई है। सोचने बैठे हो पागल हो जाओगे तुम। कहाँ हो? स्पेस किसने बनाया? धरती क्यों घूम रही है? इसे किसने घुमाया? धरती को किसने बनाया? तुम मैटर से कैसे इकट्ठे हो जाते हो? तुम्हारे जीवन जीने का मकसद क्या है? तुम क्यों पैदा हो रहे हो? सबके आंसर ही नहीं है किसी का। कोई आंसर नहीं इन सवालों का, बस जिए जा रहे हैं बेवकूफों की तरह। हाँ है आंसर, आंसर तो इनके आंसर ढूंढने का एक ही तरीका है, वो है इंडियन मेडिटेशन सिस्टम। ये भी कहते हैं मेडिटेशन से ना टेलीपोर्ट वगैरह सब होता है मेडिटेशन से। टेलीपोर्ट, अपनी बॉडी को छोड़ सकते हो तुम, लेकिन ये कला विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे ना। ये एक तरीके की साइंस थी जो होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं दीक्षित ब्राह्मण, मैंने दीक्षा ले रखी है, मैं यहाँ पे माला फेरनी बंद अगर कर दूँ 2 दिन की, तो तीसरे दिन मेरे गुरु जी का कॉल आ जाता है, भैया तुम माला नहीं कर रहे हो। अब वो बैठे हैं 250 किलोमीटर दूर, उनको कैसे पता चल गया कि मैं माला नहीं कर रहा? इसका मतलब होती है ना ये सब चीजें, हमें पता नहीं है। तुम मेडिटेट करो धीरे धीरे, धीरे धीरे एडवांस होता जाएगा बंदा। ऐसे तो कुंडली भी होती है यहाँ पे, यहाँ बैक पोर्शन पे साथ, जिसको नॉलेज होती जाती है वो एक्टिवेट होती जाती है। तुम चक्र, हाँ चक्र होते हैं ना साथ, वो भी तो है भाई। बहुत सोच समझ के बनाए गए लोगों को तुम लोग भाई साहब, ऊपर वाले की सबसे अच्छी संरचनाओं में से एक हो। अब वो ऊपर वाला कोई भी हो सकता है, वो एलियन हो सकते हैं जिन्होंने अपना डीएनए हमारे डीएनए से फ्यूज करा दिया, कुछ भी हो सकता है। हिंदू लोगों ने भगवान कहते हैं, हम कहते हैं वो एलियंस ही थे या इंजीनियर्स थे जिन्होंने सब बनाया। हो सकता है उनको भी ना पता हो वो कैसे बने, उनसे भी ऊपर कोई और हो जैसे वो भगवान मानते हो। लेकिन ये सब तो तब पता चलेगा ना जब यूनिवर्स को खोजोगे। अभी तो तुम मंगल पे इंसान को भेज नहीं पाए, क्या ही कर लोगे? रामायण, महाभारत, गीता, संस्कृत, कोई तो ऐसा आदमी होगा जिसने सबसे पहले लैंग्वेज बनाई होगी, कोई तो ऐसा होगा जिसने किसी को सिखाया होगा। नहीं तो गीता में स्ट्रिंग थ्योरी कैसे आ गई? गीता में टाइम वार्प थ्योरी कैसे आ गई? टाइम ट्रेवल की बातें रामायण में क्यों लिखी हुई हैं? ये सोचने वाली बात है ना। तो इतनी इनोवेशन कैसे कर मतलब ही नहीं, वो जगह है। एक और हुआ जिसको ताबीर किया था, उसको धरती को उठा लिया हाथ में, और वो कितने पहले का बना था, वो तो उसमें धरती गोल है, तो मेरे तो चला दी गोल है। जबकि बहुत टाइम तक ये माना जाता है कि धरती चपाट चपटी। हम नहीं मानते थे, अंग्रेज मानते थे। मैंने तो कितनी बार बच्चों को सिखाया भी यहाँ पे खड़े होकर के कि तुम ना मॉडर्न बनो, वेस्टर्न मत बनो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग वेस्टर्न एंड बीइंग मॉडर्न। अपने पेरेंट्स की बेइज्जती करना इज नॉट मॉडर्न, दैट इज वेस्टर्न कल्चर। अंतर है, बहुत बहुत अंतर है दोनों में। तुम वेस्टर्न बन के क्या हासिल कर लोगे? वेस्ट के लोग तो आज तक भी उस चीज की तलाश कर रहे हैं जो तुम्हारे पूर्वजों को करोड़ों साल पहले पता था। सिविलाइजेशन पढ़ो थोड़ा सा, हमको बीएससी में पढ़ाया जाता है थोड़ा इतिहास। तो जब सारी दुनिया लड़ रही थी ना, आपस में मारकाट मची हुई थी डोमिनेशन के लिए, तुम्हारे हिंदुस्तान में नालंदा यूनिवर्सिटी चलती थी। दुनिया भर के बच्चे तुम्हारे यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय दोनों ही बिहार के अंदर चलते थे। सारी दुनिया के स्कॉलर्स यहाँ आकर के पढ़ते थे। तुम्हारे यहाँ के लोग नहीं पढ़ने जाते थे, वो तुम्हारी गुरुकुल पद्धति में आके पढ़ते थे। और अपनी गुरुकुल पद्धति के रहते रहते तुमने सारे वेद लिखे, सारे उपनिषद लिखे, सारी संहिताएं लिखी गई, जिनको आज भी लगे हुए लोग डिकोड करने में। अकेले जर्मनी में 70 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है संस्कृत की, जिनका संस्कृत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वहां रिसर्च हो रहा है। और तुम्हारे यहाँ के लोग
संस्कृत जानते भी नहीं, अंग्रेजी जानते हैं अंग्रेजी। जो जितनी ज़्यादा इंग्लिश बोलेगा वो पैदा होगा, यही माना जाता है। लेकिन तुम्हारी कल्चर बहुत बेहतर है, चले जाओ वृंदावन, हिंदुस्तानियों से ज़्यादा तगड़ी भक्ति करते हुए तुम्हें अंग्रेज देखेंगे। इस कौन पूरी सोसाइटी को अंग्रेजों ने चलाया हुआ है, हिंदुस्तानी को उसमें ना के बराबर बनते हैं। और क्या डांस करते हैं भाई साहब, ढोलक बजा के। हमारे यहाँ के लौंडे थे, बड़े से बड़े डांसर को ले जाओ, इतना इतना कूद जाते हैं ऊपर, नाचते नाचते जब पावले से हो जाते हैं, मैं पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं। मैं परिक्रमा लगाता हूँ ना जब गोवर्धन जी की, तो 2 परिक्रमा है, एक 12 किलोमीटर की, एक 9 किलोमीटर की, नंगे पैर लगानी होती है रोड पे, हमारे पैर दुखते हैं। उन लोगों की, इस्कॉन वालों की मंडली आती है, दिन की 2 परिक्रमा मारते हैं भाई रोज। मंडली आती है, पीछे से एक बंदा मृदंग बजा रहा होता है, एक बंदा वो बजा रहा होता है, और नाचते गाते हैं, उछलते चलते भाई, डांस करते करते परिक्रमा लग रही है, और 2 मिनट में तुमसे आ गए। पहले तुम कितने करते पहलवान बनाओ, उन्हें नहीं पता चला क्या हो रहा है दुनिया में। मुझे कितनी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, एक कुर्ता और धोती पहन के चुटिया रख के नाचते रहेंगे और चले जाएंगे। लाख कोशिश कर लो उन्हें पकड़ने की, तुम उनके साथ चल ही नहीं सकते। वो एनर्जी है भाई साहब उनमें। तो कई बार ट्राई किया मैंने, यार नाचने के पीछे पीछे हो लूँ, म्यूजिक सुनता रहेगा, परिक्रमा जल्दी खत्म हो जाएगी, नहीं पकड़ पाते। बेशक से दौड़ लेते उनके पीछे, वो फिर भी आगे निकल जाते और नॉन स्टॉप भागते। और हमारे यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, 16, 17, 18 साल के बच्चे शाम के 6 बजे दारू पी के बाहर में पड़े हुए, उसको कूल मानते हैं हमारे। केक काट के मुंह पे लगाना स्कूल, शिवलिंग पे दूध चलाना अंधविश्वास, ये हो गया हमारे देश में। एक्चुअली अपनी कल्चर को गाली देना बड़ा अच्छा लगता है, जबकि वो केक तुम बांट सकते थे किसी गली में, वो तुमने मुंह पे सर पे पोत दिया, वेस्टेज, कंप्लीट वेस्टेज। लेकिन वो तो मॉडर्न है ना, मुंह पे केक नहीं लगाया तो क्या जन्मदिन मनाया। लेकिन शिवलिंग पे अगर दूध चढ़ा दिया तो तुम अंधविश्वास। देख रहे हो सोच का फर्क। हिंदू साला इतना सेक्युलर हो चुका है, मजार के सामने से गुजरता है, मस्जिद के सामने से गुजरता है, गुरुद्वारे में, चर्च में मोमबत्ती लेके चला जाएगा, लेकिन मंदिर के सामने से गुजरेगा ना तो यूं नहीं करेगा, बोलेगा ये अंधविश्वास। हिंदू इतना सेक्युलर हो चुका है, अपने धर्म को गालियां देने पर लगे हुए सब। आया मेरे पास एक अंकल, प्रोफेसर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कराता हूँ डेरिवेशन, उसकी भी बात सुन लो। नाम है बीके पांडे। क्या नाम है? यहाँ क्रॉस लड़का के आगे। मुझे क्रॉस से कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगी? मुझे दिक्कत तब हुई जब बोले कि आप ईसाई बन जाओ। मैंने कहा यहाँ पिटोगे, बाहर पिटोगे, कहाँ पिटोगे वो बता दो, जगह अपने हिसाब से तय कर दो, जहां मन करे वहीं पीट देंगे, अपने जैसे 5-7 लोगों को और ले आओ। मैंने कहा क्या कभी किसी हिंदू को घूमते हुए देखा है, कन्वर्जन कराते हुए, कि भाई तू हिंदू बन जा। तुमको क्या कलेश है? ऊपर वाले ने अगर मुझे ईसाई बनाना था तो ईसाई पैदा करता था, खत्म कहानी। मैं क्यों कन्वर्जन करूं? और मेरे लिए तो सबसे है। मैंने एक ही सवाल पूछा था, गीता पढ़ ली पूरी? कहते नहीं। मैंने कहा फिर तुमको ऐसा क्या देखा क्रिश्चियनिटी में जो हिंदुइज्म में नहीं है? बेसिकली तो सारे धर्म सेम ही है, इन लोग अपने धर्म को पढ़ते ही नहीं ना, न सालों को वेद पता, न गीता का अर्थ पता। तुम पढ़ने वाले बनो। गीता में 18वां अध्याय है, जिंदगी की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन उस चैप्टर में ना हो। एक एक चीज का सॉल्यूशन है गीता के 18वें अध्याय में। तुम्हारे लिए 18वां अध्याय सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो डेली लाइफ से रिलेट करता है, तुम्हारी लाइफ से रिलेट करता है। बाकी सब स्पिरिचुअल नॉलेज है। मुसलमान धर्म बाद में बना है भाई, 1000 साल 1100 साल पुराना है। सिखिज्म भी बाद में बना, सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन हिंदुइज्म। खत्म भी यही होगा सबसे पहले, क्योंकि हम लोग सेक्युलर हैं यार, बहुत हम लोग बन जाते हैं।
तो अंकल जी ना 9 तो 11 होते भाई यहाँ से, फिर नहीं दिखे। अरे आप तो गुस्सा हो, मैं बात ही गुस्सा होने वाली कर। हाँ अरे वो अब बताऊँ सारे ये बनते ठीक है, तुम मान रहे हो, अपने धर्म को मानो, दूसरे को गाली देना कैसे भूल हो गया? अभी तो वही वाली बात होगी, सब लोग मोदी को गाली देते हैं, मोदी गंदा, मोदी गंदा, मोदी गंदा। सालों से कहते कौन से नेता को फॉलो करता है, उसे पूछो चल इस नेता की 10 क्वालिटी लिख दे। मैंने तो मान लिया ना मोदी गंदा, तेरा नेता अच्छा, उसकी 10 क्वालिटी, बस कहानी खत्म है। फिर चलो शीट से डेरिवेशन करेंगे, किसकी डेरिवेशन करेंगे? शीट की। ये जो एग्जाम्पल मैंने दूसरा वाला दिया था, याद आया? पहले तो पड़ी हुई थी, उसके बाद में उसको ऐसे खड़ा कर लिया तो वो शीट बन गई ना। देखो चित्र बनाते हैं शीट के लिए, देखो जरा। इस पे चार्ज है, इस पे क्या है? ऐसे। इसमें ना एक छोटा सा होल कर दिया, क्या कर लिया? और इस होल में से एक इमेजिनरी सिलेंडर बना दिया। शीट ओपन है ना यार, ओपन के लिए तो लगेगा नहीं ना लॉक, क्या समझे? तो उसके लिए लगेगा। देखो मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया। जैसे ये शीट है ना, एक तो मेरे को फोन वाले चीजें नहीं देते। हाँ भाई, हाँ ठीक है ओके ओके। ये शीट है, इस पे चार्ज था, इधर भी चार्ज, और बोलो क्लियर है? मैंने क्या काम किया, इसमें यहां से छोटा सा छेद कर दिया और एक सिलेंडर पे से आर पार कर दिया। बोलो क्लियर है? चार्ज इधर है और इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ऐसे और इधर से और इधर से फील्ड, तो वही चीज है यहाँ पे बना देंगे अब की बात। फिर इधर से ये ई फील्ड, इधर से ये ई, इधर से और इधर से नहीं, लेकिन डीएस वेक्टर तो कहीं भी माना जा सकता है। तो एन कैप इसके पूरे के परपेंडिकुलर होगा, ये एन कैप, ये एन कैप, ये भी एन कैप, और ये भी क्या हो जाएगा? एन कैप। बोलो क्लियर है? इस पूरी शीट का एरिया मान लेते हैं एस। पूरी शीट का एरिया क्या मान लेते हैं यार? नहीं आया। पूरी शीट का एरिया क्या मान लिया? और ये जो इतना सा हिस्सा है, इसका एरिया मान लिया ds। क्या मान लिया? बोलो क्लियर? बिल्कुल वैसे ही करेंगे डेरिवेशन। कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ कर्व्ड सरफेस। किसका कंट्रीब्यूशन? कर्व्ड सरफेस टुवर्ड्स फ्लक्स। फाइबर है मान लो, फॉर्मूला क्या बना? इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। बोलो क्लियर है क्या? इज इक्वल टू ई डीएस कॉस ऑफ 90। ई डीएस कॉस ऑफ, देखो ध्यान से, कर्व सरफेस के लिए एन ई, ये देखना कितना डिग्री बना? 90 डिग्री बना ना ई और एन के बीच में एंगल, तो इसलिए 90। तो आंसर क्या आ गया? 0 आया? नहीं आया? बिल्कुल ऐसे ही कंट्रीब्यूशन ऑफ एजेस टुवर्ड्स फ्लक्स। एज कितनी है? 2। इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर 2 ई डीएस कॉस ऑफ 0 डिग्री। देखो ना, एच के लिए ई और एन के बीच का एंगल क्या है? सेम। नहीं आया। ई और एन के बीच का एंगल क्या है? सेम। बोलो क्लियर है? थीटा कितना डिग्री बन गया? 0 डिग्री। 2e ds, 2e बाहर और इंटीग्रल ऑफ ds। अब इतना सा एरिया ds है, शीट का पूरा एरिया तुम क्या मान चुके हो? s। तो इंटीग्रल करके आंसर क्या आ जाएगा भाई? 2e इंटू में s। बोलो क्लियर है क्या? टोटल फ्लक्स क्या आ गया? 2es, क्योंकि शीट है
तो लेट कर लो, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट कर लो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में एरिया। एरिया क्या मान चुके हो प्लेट का, एस। तो Q बराबर में क्या आ गया, सिग्मा एस। Q बराबर में क्या आ गया, अरे तुम्हें आया नहीं आया यार। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, कौन सा लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट यार। टोटल फ्लक्स कितना निकला था, 2ES। Q कितना निकला, सिग्मा S डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। S ने S को मार दिया, E का फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ पे एक चीज तुमको समझ आई, मैंने इस शीट का टोटल एरिया निकालने की कोशिश नहीं की, मैंने उसको पहले S माना, क्योंकि मेरे को ये बात पता थी कि एंड में S से S क्या हो जाएगा। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा होता तो मुझे इस शीट का पूरा एरिया निकालना पड़ता, चाहे इंटीग्रल करता चाहे कुछ भी करता, पूरा एरिया निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। अरे बोलो क्या क्लियर हुआ, पक्की बात, सुधार। कितनी बड़ी शीट, इनफाइनाइट थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वाइड का सबसे एरिया, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटी हो या बड़ी हो सेम आएगा। तभी तो इनफाइनाइट के लिए दिक्कत होगी ना निकालने में। भाई इनफाइनाइट के लिए निकालने में क्या होती, लेकिन कुदरत ने दिक्कत खत्म कर दी।